नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे CG टेट 2016 के प्रथम प्रश्न पत्र में पर्यावरण के विभिन्न आए हुए प्रश्नों के हल। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला देखिए प्रश्न, निम्नलिखित में क्या बाल श्रम में नहीं आता? तो देखिए इसका ऑप्शन है ए बच्चों का फैक्ट्री में काम करना, बी बच्चों का राशन की दुकान में काम करना, सी बच्चों का होटल में काम करना, डी बच्चों का अपना कृषि खेतों में काम करना। तो इसका आंसर होगा बच्चों का अपने कृषि खेतों में काम करना, क्योंकि फैक्ट्री में काम करना, राशन की दुकान में काम करना और होटल में काम करना, ये तीनों बाल श्रम के अंतर्गत आते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? बच्चों का अपने कृषि खेतों में काम करना। बाल श्रम अधिनियम जो है सर्वप्रथम 1986 में लागू हुआ था। उसके बाद उसमें संशोधन हुआ 2016 में, और 2016 के पूर्व 1986 का जो बाल श्रम निषेध अधिनियम था वो लागू था। देखिए बाल श्रम होता क्या है? बाल श्रम होता है कि यदि किसी बच्चे को व्यावसायिक उद्देश्य से किसी कार्य में लगाया जाता है, जैसे फैक्ट्री में काम करना व्यवसाय के उद्देश्य से है, राशन की दुकान में काम करना ये भी व्यवसाय के उद्देश्य से है, और होटल में काम करना ये भी व्यवसाय के उद्देश्य से है। तो यदि किसी बच्चे को व्यावसायिक दृष्टि से मतलब, और बच्चा किस उम्र का? 14 वर्ष से कम उम्र का, व्यावसायिक दृष्टि से किसी कार्य में लगाया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? बाल श्रम बोलते हैं। ठीक है, लेकिन जो बाल श्रम संशोधन अधिनियम है 2016, उसमें 14 से 18 वर्ष के बच्चे यदि खतरनाक कार्य में लगते हैं, जैसे कि खनन कार्य, ज्वलनशील पदार्थ वाले फैक्ट्री, विस्फोटक वाले फैक्ट्री, ये सारे कार्य में लगते हैं तो उसको भी बाल श्रम अधिनियम के अंतर्गत रखा गया है। अब ये बाल श्रम अधिनियम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 24 में वर्णित है, और प्रत्येक वर्ष 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, प्रदूषण मुक्त पर्यावरण बनाने के लिए बच्चों को किस बात को जानना सबसे अधिक आवश्यक है? देखिए प्रदूषण मुक्त पर्यावरण बनाने के लिए बच्चों को किस बात को जानना सबसे अधिक आवश्यक है? ऑप्शन दिया हुआ है, ए अपने आसपास स्वच्छता बनाए रखना, तो ये सही है, बी तालाब या सरोवर को दूषित होने से बचाना, ये भी सही है, सी अधिक से अधिक पेड़ लगाना। तो देखिए इसमें तीनों ऑप्शन सही हैं, इसका मतलब हो गया कि इसका सही आंसर क्या है? उपरोक्त सभी। अगला देखते हैं, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में चिड़ियाघर भ्रमण का आयोजन करने का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। तो देखिए पर्यावरण शिक्षक के रूप में आप जो है बच्चों को चिड़ियाघर ले जाते हैं तो उसका मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? ऑप्शन दिया है, ए विद्यार्थियों को सक्रिय अनुदिगम अनुभव उपलब्ध कराना, बी विद्यार्थियों को आनंद एवं मजा उपलब्ध कराना, सी नित्य शिक्षण कार्यक्रम की एक रास्ता को बदलना, डी शिक्षा की गुणवत्ता के बारे में अभिभावकों को संतुष्ट करना। तो देखिए इसका सबसे मुख्य उद्देश्य क्या होगा? सारे चीज़ उद्देश्य में आते हैं, लेकिन मुख्य उद्देश्य क्या है? कि विद्यार्थियों को सक्रिय अधिगम अनुभव उपलब्ध कराना, कि विद्यार्थी सीधे प्रत्यक्ष अनुभव के द्वारा चिड़ियाघर के बारे में ज्ञान प्राप्त करें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस पारिस्थितिक तंत्र में सबसे अधिक खाद्य श्रृंखलाएं पाई जाती है? तो देखिए ए वन का पारिस्थितिक तंत्र, बी तालाब का पारिस्थितिक तंत्र, सी मरुस्थल का पारिस्थितिक तंत्र, डी घास के मैदान का पारिस्थितिक तंत्र। तो देखिए सबसे ज़्यादा किसमें खाद्य श्रृंखलाएं पाई जाती है? तो उसका आंसर है डी घास के मैदान का पारिस्थितिक तंत्र। और पारिस्थितिक तंत्र शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो टेंसले नामक वैज्ञानिक ने सन 1935 में किया था। इसका और एक क्वेश्चन आया हुआ था कहीं पे दूसरे CG टेट में ही आया था किसी दूसरे वर्ष में, कि सबसे बड़ा व स्थायी पारिस्थितिक तंत्र कौन सा है? तो सागर का जो पारिस्थितिक तंत्र है वो सबसे बड़ा व स्थायी पारिस्थितिक तंत्र है। इसी में और आप लोगों को बता देता हूँ कि जो कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र कौन सा है का के भी एक बार क्वेश्चन आया था। तो जैसे धान के खेत, उसमें ऑप्शन दिया हुआ था कि धान के खेत
का पारिस्थितिक तंत्र जो है वो कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र है। देखिए पारिस्थितिक तंत्र के दो घटक होते हैं, एक जैविक और दूसरा अजैविक। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। यदि आप बच्चों को इस राज्य के उत्तरी हिस्से में टूर पर ले जाते हैं तथा कहते हैं कि हाथियों के झुंड के बारे में सही कथनों को चुनिए, उनका संभावित उत्तर क्या होगा? देखिए, यदि आप जो है हमारे राज्य के उत्तर में ज़्यादा हाथी प्रभावित एरिया है तो वहाँ ले जाते हैं और बच्चों से पूछते हैं कि मतलब क्वेश्चन करते हैं, तो बच्चे हाथियों के झुंड के बारे में क्या कहेंगे? ए, हाथियों के झुंड में केवल हथनियाँ और 14-15 वर्ष के बच्चे ही रहते हैं। बी, हाथियों के झुंड में किसी एक ही परिवार के सदस्य होते हैं। सी, एक झुंड में हथनियों और बच्चों की संख्या कितनी भी हो सकती है। अब देखिए इसमें झुंड की सब डी ऑप्शन दिया है, झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी ही पूरे झुंड की नेता होती है। तो देखिए इसमें सही ऑप्शन क्या है? देखिए ये सारे जो है सही कथन हैं, ठीक है, लेकिन आपको क्या करना है कि बच्चे के जैसे सोचना है। किसके जैसे? बच्चों के जैसे। तो बच्चे क्या बोल सकते हैं? देखिए ए ऑप्शन दिया है, हाथियों के झुंड में केवल हथनियाँ और 14-15 वर्ष के बच्चे ही रहते हैं। तो ये ऐसे बच्चे इस प्रकार से नहीं सोचते हैं, तो ए उनका संभावित उत्तर नहीं होगा। देखिए बी क्या दिया है, हाथियों के झुंड में किसी एक ही परिवार के सदस्य होते हैं। सी, एक झुंड में हथनियों और बच्चों की संख्या कितनी भी हो सकती है। डी, झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी पूरे झुंड की नेता होती है। तो बच्चे क्या बोलेंगे कि एक झुंड में हथनियों और बच्चों की संख्या कितनी भी हो सकती है। बच्चे संभावित उत्तर इसको देंगे। और दूसरा क्या देंगे? झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी ही पूरे झुंड की नेता होती है, इसको देंगे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी और डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पक्षियों को कहे कि वे देखें कि पक्षी अपनी गर्दन को बहुत अधिक हिला सकते हैं, इसके कारण के संबंध में उनका संभावित उत्तर होगा। ये क्वेश्चन और किसी सीजी टेट एग्जाम में आ चुका है, किसी और दूसरे वर्ष में भी। तो देखिए इसमें ऑप्शन क्या दिया है? ए, वे उड़ सकते हैं। बी, पक्षियों की आंखों की पुतली स्थिर होती है। सी, पक्षियों की आंखें छोटी होती है। डी, उनके कान पंखों से ढके होते हैं। तो इसका सही आंसर है कि पक्षियों की आंखें की जो पुतली है वो स्थिर होती है, इसलिए वे जो है अगल बगल को देखना हो तो क्या करते हैं? गर्दन को हिला के देखते हैं। जिस प्रकार हमारी आँखें जो है आंखों की पुतली से हम लोग अगल बगल देख सकते हैं, लेकिन उनको क्या करना पड़ता है? चूँकि उनका पुतली स्थिर रहता है इसलिए उनको अपनी गर्दन को हिलाना पड़ता है। तो इसका आंसर है पक्षियों की आंखों की पुतली स्थिर होती है। अगला देखते हैं। जब एक मछली को पहले से उबले लेकिन कमरे के तापमान पर ठंडे किए गए पानी से भरे एक्वेरियम में डाला जाता है तो वह मर जाती है, क्योंकि एक्वेरियम का पानी देखिए क्या होता है? ए, खनिज रहित। बी, ऑक्सीजन रहित। सी, मछली द्वारा पीने योग्य नहीं है। डी, मछली के तैरने योग्य नहीं है। तो देखिए मछली को पहले से उबले पानी के पहले पानी को उबाल लेते हैं, उसके बाद उस पानी को ठंडा कर देते हैं और उसी पानी को जब एक्वेरियम में रखते हैं तो उस पानी में क्या हो जाता है? उबाल देने से उसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिसके कारण क्या होते हैं? उसमें पानी मछली को डालने से वो मछली मर जाती है, या है ना। इसका एक और क्वेश्चन आया हुआ था पर्यावरण में ही किसी दूसरे वर्ष में कि यदि मतलब गंदे तालाब की मछलियाँ मर जाती है उसका कारण क्या है? तो उसका भी कारण क्या था कि तालाब में ऑक्सीजन की कमी हो जाना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह शब्द समूह जिसमें शब्द घनिष्ठ रूप से संबंधित है। तो देखिए ऑप्शन दिया है लौह, हीमोग्लोबिन, एनीमिया, आंवला। तो इसमें 3 शब्द तो संबंधित है लेकिन आंवला जो है संबंधित नहीं है, तो ये गलत ऑप्शन हो गया। दूसरा देखिए मच्छर, मलेरिया, एनीमिया, लौह। तो ये देखिए चारों शब्द एक दूसरे से संबंधित है, क्योंकि मच्छर से मलेरिया है ना, और एनीमिया और लौह, क्योंकि लौह तत्व की कमी से क्या होता है? एनीमिया होता है।
ठीक है। और इसमें देखिए, इसमें जो है मतलब इसके तुलना में इसमें सही तरीके से संबंधित नहीं है। जैसे लौ के बाद मलेरिया दे दिया है, मलेरिया के बाद एनीमिया दे दिया है ना। और डी ऑप्शन भी उसी प्रकार से, मलेरिया, एनीमिया, मच्छर, तो ये सही क्रम में नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? मच्छर, मलेरिया, एनीमिया, लौह। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विटामिन ए किससे संबंधित होता है? नहीं, क्या लिखा है? विटामिन ए किसमें सबसे अधिक होता है? ए अमरूद, बी गाजर, सी नींबू, डी सेब। तो विटामिन ए सबसे ज़्यादा किस में होता है? गाजर में होता है। नींबू में कौन सा विटामिन होता है? विटामिन सी होता है। अमरूद में भी विटामिन सी होता है। देखते हैं अगला, देखते हैं क्वेश्चन। आकाश में तड़ित की घटना होती है जब दो बादल ए विद्युत आवेश का आदान प्रदान करते हैं, बी एक दूसरे से टकराते हैं, सी एक दूसरे पर अतिव्यापन करते हैं, डी उपरोक्त सभी। तो देखिए, आकाश में तड़ित की घटना कब होती है? जब दो बादल एक दूसरे से टकराते हैं, और टकराने के बाद क्या करते हैं? वे विद्युत आवेश को धरती पे छोड़ देते हैं। मतलब विद्युत आवेश का क्या करते हैं? अपने से निष्कासित करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक नींबू सामान्य पानी में डूब जाता है परंतु लवणयुक्त जल में तैरता है, क्योंकि, ठीक है, एक नींबू सामान्य पानी में डूब जाता है लेकिन लवणयुक्त जल में तैरता है। तो इसका कारण क्या है? कि लवणीय जल का घनत्व सामान्य जल से अधिक होता है। यही कारण है कि सामान्य पानी में नींबू डूब जाता है जबकि लवणयुक्त जल में तैरता है ना। तो लवणीय जल का घनत्व सामान्य जल से अधिक होता है, यही कारण है कि वो तैरता है। इसका एक और क्वेश्चन आया था कि सीजी टेट में ही, कि समुद्र में तैरना नदी के में तैरने की अपेक्षा सरल है, क्यों? तो उसमें भी ऑप्शन दिया था। तो क्यों? उसका कारण भी है कि समुद्र के जल का घनत्व नदी के जल के घनत्व से अधिक होता है, जिसके कारण समुद्र में तैरना नदी की अपेक्षा सरल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन सामाजिक बुराइयों के उदाहरण है। ए बाल विवाह, बी दहेज प्रथा, सी बाल श्रम। तो ये तीनों ही सामाजिक बुराइयों के उदाहरण हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। धूम्रपान से होता है ए हृदय स्पंदन की दर में वृद्धि, बी रक्तचाप में वृद्धि, सी ब्रोंकाइटिस, तो डी उपरोक्त सभी। तो धूम्रपान से ये तीनों ही होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 100, एक भोजन संस्तर से दूसरे भोजन संस्तर में स्थानांतरित होने वाली ऊर्जा का प्रतिशत होता है। तो देखिए, एक भोजन स्तर से दूसरे भोजन स्तर में जो ऊर्जा स्थानांतरित होती है उसका प्रतिशत कितना होता है? उसका प्रतिशत 10% होता है। तो ये 10% का नियम, ऊर्जा स्थानांतरण का 10% का नियम किसने दिया था? लिंडमान ने दिया था। और इसके अनुसार क्या होता है कि प्रत्येक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में केवल 10% ऊर्जा स्थानांतरित होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये लगभग हर साल रिपीट होता है ये क्वेश्चन। भले क्वेश्चन दूसरा हो जाए लेकिन 10% का जो नियम है उस पर आधारित जो है क्वेश्चन रिपीट होते ही हैं। लगभग मैं 4 साल के क्वेश्चन पेपर में हो गया होगा ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए। देखिए, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण शिक्षण का उद्देश्य एनसीएफ 2005 के हिसाब से क्या है? तो इसमें देखिए, ए स्वतंत्र रूप से प्रयोग करने की कुशलता अर्जित करना, बी कक्षीय अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ना, सी विषय के आधारभूत सिद्धांतों को स्मरण करना, डी विषय की आधारभूत संकल्पनाओं की समझ विकसित करना। तो देखिए, इसमें स्पेशल पर्यावरण अध्ययन हेतु बोला है। तो पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य प्राथमिक स्तर पर क्या है? वो है विषय की आधारभूत संकल्पनाओं की समझ विकसित करना। अब देखिए, एनसीएफ 2005 हमारा चौथा एनसीएफ है। इसके पूर्व जो है सबसे पहला एनसीएफ कौन सा आया था? 1975 में।
उसके बाद जो आया था वो 1988 में, उसके बाद आया था 2000 में, उसके बाद जो अभी चल रहा है वो एनसीएफ 2005 है। अभी एनसीएफ 2005 में भी परिवर्तन होने वाला है, उसके लिए सर्वे का कार्य चल रहा है। अगला देखते हैं हम लोग। निम्न में से कौन से क्रियाकलाप वनों के विनाश के लिए उत्तरदायी होते हैं? देखिए, वन के विनाश के लिए कौन से क्रियाकलाप उत्तरदायी हैं? ए खनन, बी बांधों का निर्माण, सी पत्तियों एवं शाखों का संग्रहण कर बाजार में बेचना, डी बांस से टोकरी बुनना, ई गिरी हुई पत्तियों से पत्तल बनाना। ठीक है, अब इसमें देखना है ए में ऑप्शन क्या दिया है, केवल ए। तो इसमें देखिए क्या क्या है। खनन वनों के विनाश का बहुत बड़ा कारण है। हमारे छत्तीसगढ़ में तो बहुत ज़्यादा खनन होता है ना। तो खनन जो है वनों के विनाश का बहुत बड़ा कारण है। और दूसरा दिया है बांधों का निर्माण, तो ये भी है। तीसरा क्या है, पत्तियों एवं शाखों का संग्रहण कर बाजार में बेचना, तो इसको भी वनों के विनाश का कारण माना गया है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, सी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में सरल प्रयोग एवं प्रदर्शन किसके लिए किया जाता है? ए बच्चों को स्वयं को समझने एवं उनकी निरीक्षण क्षमता बढ़ाने के लिए, बी उच्च कक्षाओं में क्या किया जाता है का अनुकरण करना, सी छात्रों के द्वारा पूछे गए प्रश्नों के आधार पर आइडिया एवं रिकॉर्ड की विवेचना करने एवं निरीक्षणों का विश्लेषण करना, विद्यार्थियों को नियंत्रित करने तथा कक्षा में डिसिप्लिन बनाए रखने के। देखिए, तो पर्यावरण के अध्ययन के कक्षा में प्रयोग एवं प्रदर्शन किसके लिए किया जाता है? तो देखिए, ए ऑप्शन में दिया है बच्चों को स्वयं को समझने, तो बच्चों को स्वयं को समझने के लिए प्रयोग या प्रदर्शन नहीं किया जाता। ठीक है, दूसरा दिया है उच्च कक्षाओं में क्या किया जाता है का अनुकरण करना, तो इसके लिए भी जो है पर्यावरण अध्ययन में प्रयोग एवं प्रदर्शन नहीं किया जाता। उच्च कक्षाओं में क्या किया जाता है उसका अनुसरण कोई रीजन नहीं है। सी में दिया है, देखिए छात्रों के द्वारा पूछे गए प्रश्नों के आधार पर आइडिया एवं रिकॉर्ड की विवेचना करना एवं निरीक्षणों का विश्लेषण करना, तो ये जो है प्रयोग एवं प्रदर्शन का कारण है। अब देखिए, डिसिप्लिन बनाए रखना ये भी जो है प्रयोग एवं प्रदर्शन का कारण नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर है सी। देखिए अगला क्वेश्चन, एक पोस्टर में निम्न निर्देश लिखे हैं। ए अपने आसपास पानी को जमा न होने दे, बी पानी के बर्तनों, कूलरों और टंकियों को साफ रखें, सी यदि किसी स्थान पर पानी इकट्ठा हो जाता है तो तेल का छिड़काव करें, डी स्वयं के बचाव हेतु घरों में जाली का प्रयोग करें। तो देखिए, इसमें पोस्टर में क्या क्या लिखा है कि आसपास पानी जमा न होने दे, पानी के बर्तनों, कूलरों और टंकियों को साफ रखें, किसी स्थान पर पानी इकट्ठा हो जाता है तो तेल का छिड़काव करें, डी स्वयं के बचाव हेतु घरों में जाली का प्रयोग करें। निम्न में से किस रोग के फैलाव से संबंधित जागरूकता को पोस्टर के माध्यम से बताया जा रहा है? ए डेंगू एवं आई फ्लू, बी टाइफाइड एवं हैजा, सी डेंगू एवं जापानी मस्तिष्क ज्वर, डी चेचक एवं मलेरिया। तो देखिए, ये जितने इसमें पोस्टर में जो भी लिखा है वो किसके लिए लिखा है, तो वो लिखा है मच्छरों से बचाव के लिए। तो मच्छरों से बचाव के लिए लिखा है, इसका मतलब है कि मच्छर से जो पैदा होने वाले रोग हैं, फैलने वाले रोग हैं, उसके बचाव के लिए ये पोस्टर में ये सारी बातें लिखी हुई है। तो इसका मतलब हुआ कि आंसर कौन सा हुआ, सी डेंगू एवं जापानी मस्तिष्क ज्वर। और मच्छर से और कौन सा रोग होता है, मलेरिया। ठीक है, तो अब देखते हैं आई फ्लू तो मच्छर से पैदा होने वाला रोग नहीं है। टाइफाइड एवं हैजा ये जो है दूषित भोजन या पानी से होता है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, सी डेंगू एवं जापानी मस्तिष्क ज्वर। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। विटामिन ऐसे पदार्थ हैं जो न्यूनतम रोगों से बचाने के लिए अल्प मात्रा में आवश्यक है ना। तो विटामिन कैसे हैं जो हमें न्यूनतम रोगों से बचाने के अल्प मात्रा में आवश्यक है? बी में ऑप्शन में देखिए जो हमें स्वस्थ रखने के लिए आवश्यक औषधि है, तो ये ऑप्शन गलत है।
जो उपापचयी दर को बढ़ाते हैं जिसके कारण भार में कमी आती है, तो ये भी गलत है। जो कि पेशियाँ बनाकर हमें ताकतवर बनाए रखता है, तो ये भी गलत है। विटामिन क्या करता है, जिसके कमी से हमको विटामिन की कमी संबंधी रोग हो जाता है। जैसे विटामिन सी की कमी से क्या क्या रोग होता है, स्कर्वी। विटामिन डी की कमी से क्या होता है, रिकेट्स। विटामिन B3 की कमी से होता है पेलाग्रा। विटामिन B12 की कमी से क्या होता है, एनीमिया। और विटामिन ए की कमी से क्या होता है, रतौंधी, है ना। तो ये सब क्या होता है, कमी से जो रोग से बचाने के लिए अल्प मात्रा में आवश्यक होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, विटामिन, है ना। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक शिक्षक को उर्वरक द्वारा भूल जल के प्रदूषण की शिक्षा बच्चों को देनी है, वह निम्न में से किसका नाम बताएगा। ए अमोनियाकल उर्वरक, बी नाइट्रेट उर्वरक, सी पोटैशिक उर्वरक, डी कंपोस्ट उर्वरक। तो देखिए, बच्चों को यदि भूल जल के प्रदूषण की जानकारी देनी है तो उनके घर में जिस उर्वरक का उनके घर में यूज होता है उसको हमको बताना चाहिए, जिससे बच्चे परिचित हो। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, नाइट्रेट उर्वरक। 141 देखते हैं इसका। निम्न में से कौन सी शिक्षण योजना खाद्य श्रृंखला को पढ़ाने में विद्यार्थियों की अधिकतम भागीदारी के लिए सबसे प्रभावी होगी। ठीक है। ए विभिन्न आवासों में चलने वाली संभावित खाद्य श्रृंखलाओं की खोज करने के लिए विद्यार्थियों को कहना। बी विद्यार्थियों को इंटरनेट से संबंधित जानकारी एकत्र करने के लिए कहना। सी ब्लैक बोर्ड पर लिखी विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं के लिए सभी उदाहरणों को देखकर लिखने के लिए विद्यार्थियों से कहना। डी जियो के प्ले कार्ड बनाना और विद्यार्थियों के समूह को विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं को सोचते हुए उन्हें व्यवस्थित करने के लिए कहना। तो देखिए, सबसे अच्छा तरीका कौन सा है, जो ये लास्ट वाला है वो है, इसलिए इसका आंसर क्या हुआ, डी हुआ। इसमें बच्चे जो है स्वयं से सोचेंगे और खाद्य श्रृंखला के बारे में समझेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रमा प्रतिदिन अपना आकार किसके कारण बदलता रहता है। देखिए, चंद्रमा प्रतिदिन अपना आकार किसके कारण बदलता रहता है, तो पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा के कारण बदलता है। और रात और दिन किसके कारण होता है, तो रात और दिन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की परिक्रमा के कारण होता है। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में विभिन्न प्रकरणों में करके देखो और पता लगाओ खंड को शामिल करने का उद्देश्य है ना। तो देखिए, पर्यावरण की पाठ्य पुस्तक में आप देखेंगे कि करके देखो और पता लगाओ ऐसे बहुत सारे सवाल दिए होते हैं। तो उसका उद्देश्य क्या है, ऑप्शन दिया हुआ है, देखिए, प्रत्यक्ष हस्तपरक अनुभव उपलब्ध कराना, मतलब करके देखने से उसको क्या होगा, प्रत्यक्ष अनुभव होगा, है ना। तो इसका उद्देश्य क्या है, ऑप्शन ए ही सही है। अब देखिए, ऑप्शन बी में क्या दिया है, परीक्षा में निष्पादन को सुधारना, तो ये तो गलत है। सी वैज्ञानिक शब्दावली की परिभाषाएं सीखना, ये भी गलत है। घर में विद्यार्थियों को व्यस्त रखना, ये भी गलत है। तो क्या है, उसका मूल उद्देश्य कि करके देखना, मतलब करके देखना, और पता लगाना मतलब प्रत्यक्ष अनुभव के द्वारा सीखना, है ना। तो इसका आंसर क्या है, ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किन दो तारों को जोड़ने तथा उस लाइन को आगे बढ़ाने से ध्रुव तारे की पहचाना जा सकता है। तो देखिए, इसमें ऑप्शन क्या क्या दिया है, तो इसका ऑप्शन है छठवां और सातवां जो है बी ऑप्शन, उसको आगे बढ़ाने से उसी के सीध में क्या होता है, ध्रुव तारा होता है, इसलिए उसको आगे बढ़ाने से ध्रुव तारा को पहचाना जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अफीम, मॉर्फिन, हेरोइन, मेथोडीन आदि किसके उदाहरण हैं। देखिए, अफीम, मॉर्फिन, हेरोइन, मेथोडीन आदि किसके उदाहरण है, तो ये सब ओपिएट नार्कोटिक्स के उदाहरण है। तो ये देखिए, नार्कोटिक्स है ना, तो ये क्या है, सब नशा वाला चीज़ है, तो ये किसके उदाहरण है, नार्कोटिक्स के। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक नक्शा आपके सामने है
तब उसमें पूर्व दिशा किधर प्रदर्शित होगी। यदि एक नक्शा हमारे सामने है तो उसमें पूर्व दिशा किधर प्रदर्शित होगी, तो वो जो है हमारे दाहिने हाथ की ओर होगी। इसका सी ऑप्शन सही है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्राथमिक स्तर में निम्नलिखित में क्या सामाजिक अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है। तो देखिए प्राथमिक स्तर में जो सामाजिक अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य क्या नहीं है, तो ए अपने परिवार को समझना ये उद्देश्य है, क्योंकि इसीलिए परिवार से संबंधित पाठ पर्यावरण के पाठ्य पुस्तक में रहते हैं, जैसे कि रिश्ते नाते, गुड़िया, मेरी गुड़िया, इस प्रकार की बहुत सारे पाठ पर्यावरण अध्ययन में दिए रहते हैं। तो ये अपने परिवार को समझना प्राथमिक स्तर में सामाजिक अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य है। समाज को समझना ये भी उद्देश्य है। सी यह समझना कि बच्चा समाज का हिस्सा है, यह भी उद्देश्य सामाजिक अध्ययन पढ़ाने का है। तो क्या उद्देश्य नहीं है, देखिए डी समाज में हो रहे अपराधों का लेखा जोखा रखना। अब समाज में कितना अपराध हो रहा है इसका लेखा जोखा रखना प्राथमिक स्तर पर सामाजिक अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है। अगला देखते हैं, सभी प्रकार के पारिस्थितिक तंत्रों के लिए ऊर्जा का प्रमुख स्रोत होता है। तो देखिए सभी प्रकार के पारिस्थितिक तंत्रों के लिए ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या होता है, सूर्य होता है। ठीक है, और देखते हैं इसी से संबंधित एक और क्वेश्चन कि सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकीकरण करने वाला कौन होता है। मतलब सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलने वाला कौन है, तो वो है हरे पौधे। और देखिए पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह कैसे होता है, तो पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह उत्पादक के बाद उपभोक्ता, उपभोक्ता के बाद अपघटक, सूर्य सौर ऊर्जा से फिर उत्पादक के बाद उपभोक्ता, उपभोक्ता के बाद अपघटक। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में कविता एवं कहानियों के उपयोग से किसमें मदद मिलती है। तो देखिए पर्यावरण अध्ययन के कक्षा में कविता एवं कहानियों के उपयोग से मदद किसमें मिलती है। यहाँ पे देखिए आंसर दिया हुआ है, स्थानीय एवं वैश्विक स्तर पर विश्व की प्रकृति की कल्पना एवं उसके दोहन की क्षमता को बढ़ाने में। ठीक है, देखिए ये ऑप्शन, बाकी ऑप्शन गलत है। क्या ऑप्शन दिया है, विद्यार्थियों की ऊर्जा को सही दिशा में लाने में, तो ये गलत है। विद्यार्थियों के मध्य भाषा एवं सांस्कृतिक विविधता के प्रति सावधानी रखने में, ये भी गलत है, क्योंकि पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में बोला है ना। अब इसमें डी ऑप्शन दिया है, अध्याय को मज़ेदार एवं रोचक बनाने में, तो ये भी सही नहीं है। सही क्या है, स्थानीय एवं वैश्विक स्तर पर विश्व की प्रकृति की कल्पना एवं उसके दोहन की क्षमता को बढ़ाने में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तालाब के पानी में फिटकरी डालने के बाद ही उपयोग में लाना चाहिए। बच्चों को इसके संबंध में जागृत करना चाहिए, क्योंकि अब देखिए तालाब के पानी में फिटकरी डालने के पहले उपयोग नहीं करना चाहिए। क्यों उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि तालाब के पानी में छोटे छोटे कण घुले रहते हैं, जिसको और फिटकरी डालने से वो क्या होता है, अवसादित हो जाता है। अवसादित मतलब नीचे बैठ जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, हल्के निलंबित अपद्रव्यों को अवसादित करने के लिए, है ना। इसमें ऑप्शन ए दिया है, बी दिया है और डी, ये तीनों गलत है, क्योंकि पानी का रंग साफ करने के लिए ये सही नहीं है। कठोर जल को मृदु जल में परिवर्तित करने के लिए ये भी सही है नहीं है। डी है, पानी में मौजूद रोगाणुओं को नष्ट करने के लिए, तो फिटकरी डालने से रोगाणु नष्ट नहीं होते। तो इसका आंसर क्या है, फिटकरी डालने से क्या होता है, जो पानी में छोटे छोटे कण घुले रहते हैं वो क्या होते हैं, नीचे तली में बैठ जाते हैं। तो आज के इतना ही। यदि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक और शेयर करके मुझे मोटिवेट करें। धन्यवाद।